हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीमोटॉनिक्स। माई सेल्फ विकास पोरवाल। आज बच्चों हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 देखना है और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, फॉर आईआईटी मेंस एंड फॉर बोर्ड एग्जाम। इन दो लेक्चर्स में हम लोग को पढ़ना है बहुत अच्छे से अबाउट द क्वांटम नंबर। तो आज लेक्चर नंबर इस 2 में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले इस लेक्चर में उसका बेसिक्स पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 क्वांटम नंबर पर बेस्ड लेक्चर है, जिसमें लेक्चर 3 में हम लोग क्वांटम नंबर डील करेंगे और आज की इस लेक्चर 2 में उसका बेसिक हम लोग डील करेंगे। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, क्योंकि लेक्चर 1 देखने के बाद ही इस लेक्चर को आप देखिएगा। ठीक है, तो आइए बेटा चालू करते हैं। बेटा लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा था कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। इन गोल गोल को हम लोगों ने नाम दिया था सेल या ऑर्बिट। आइए उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये देखिएगा बच्चों, ये देखिए न्यूक्लियस था जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, और ये चारों तरफ हम लोग गोल गोल सेल बना देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आइए अब मैं आपको इसी के अंदर लेके चलता हूं। दिस इज सेल और सेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट। बच्चों अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि सेल के बारे में हमको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसीलिए सेल को भी हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर n। ओके, अब सुनना बच्चों, जैसे न्यूक्लियस के पास ये पहली सेल है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। तो ऐसे बच्चों देखो, पहली सेल को हमने बोल दिया K सेल, दूसरी सेल को बोल दिया L, तीसरी को बोल दिया M, चौथी को बोल दिया N, पांचवी को बोल दिया O, एंड सो ऑन। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लोग सेल को डिनोट करते हैं KLMNO। पहली सेल तो n की वैल्यू 1 बताएंगे, दूसरी सेल n की वैल्यू 2 बताएंगे, तीसरी सेल n की वैल्यू 3 बताएंगे। तो n किसके बारे में बता रहा? सेल के बारे में बता रहा। अगर पहली सेल की आप बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 बताएंगे, पांचवी सेल की बात करेंगे n की वैल्यू 5 बताएंगे। राइट? तो KLMNOP एंड सो ऑन। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं सेल को। ठीक, अच्छा बेटा, ये जो गोल गोल आप लोग सेल बना देते हैं, ये सेल बच्चों मिलकर बनी होती हैं छोटी छोटी सब सेल से। किससे बेटा? छोटी छोटी सब सेल से। जैसे आपने सुना होगा S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल, HIJ। इनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शो करते हैं और इनको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से शो करते हैं। SPDFG आप और भी लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल h सब सेल। ठीक है,
अच्छा सुनना बेटा, एक रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं, सोमरफील्ड साहब ने बताया था कि जिस नंबर की सेल होती है उसमें बच्चों उतनी ही सब सेल होती है। जैसे पहली सेल अगर फर्स्ट नंबर की सेल है तो इसमें सब सेल भी कितनी होंगी, एक सब सेल होगी। कौन सी बच्चों, एस। चूंकि ये सब सेल फर्स्ट सेल की है तो हम लोग इसके आगे लगा देते हैं 1। सेकंड नंबर की सेल तो सब सेल भी कितनी होंगी, 2। कौन कौन सी सब सेल होंगी, एस होगा और पी होगा। चूंकि ये दोनों सब सेल सेकंड सेल की हैं तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। थर्ड नंबर की सेल कितनी सब सेल होंगी, 3। कौन कौन सी होंगी, एस पी डी। हमने आगे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो आगे ये जो मैथ का नंबर आप लिख रहे हैं, ये मैथ का नंबर डिनोट कर रहा है सेल के बारे में कि ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है और ये तीसरी सेल है। और जो इंग्लिश के आप लिख रहे हैं एस पी डी एफ, ये डिनोट कर रहा है सब सेल को। फोर्थ नंबर की सेल तो इसके पास 4 सब सेल होंगी, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। चूंकि ये चौथी सेल की सब सेल्स हैं तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। पांचवी सेल के पास कितनी सब सेल होंगी, 5 होंगी, एस पी डी एफ और जी। 5s 5p 5d 5f और 5g। तो जिस नंबर की सेल उसके पास उतनी ही सब सेल। इस पॉइंट को मैं यहां लिख देना चाहूंगा, जिस नंबर की सेल उसके पास उतनी ही सब सेल। और ये बात हमको बताई थी सोमरफील्ड साहब ने। किसने बताई थी, सोमरफील्ड साहब ने बताई थी। आप जानते हैं बेटा, आपकी नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जी सब सेल किस सेल से स्टार्ट होती है। तो आप देखिए, क्या पहली सेल के पास जी है, नहीं। क्या तीसरी सेल के पास जी सब सेल है, नहीं। क्या चौथी सेल के पास जी सब सेल है, नहीं। क्या पांचवी सेल के पास जी सब सेल है, हाँ। तो जी सब सेल स्टार्ट्स फ्रॉम विच सेल, फिफ्थ सेल। बच्चों ये सोमरफील्ड ने बताया। अब सोमरफील्ड के इस कॉन्सेप्ट को विकास पुरोवाल ने चेंज कर दिया। मैंने यहां पे बना दिया अपना फिंगर रूल। कौन सा रूल, फिंगर रूल। मैं यहां पर अप्लाई कराऊंगा अपने स्टूडेंट से फिंगर रूल। बेटा सब सेल के बारे में तुमसे कुछ भी पूछा जाए, तुम सोमरफील्ड को याद मत करो, तुम अपनी उंगलियों को खोलो। किसको खोलो, उंगलियों को। किसको खोलो, उंगलियों को। जैसे एस पहली सेल से चालू हो गई, पी दूसरी सेल से चालू होगी, डी तीसरी सेल से चालू होगी, एफ चौथी सेल से चालू होगी, जी पांचवी सेल से चालू होगी, एच छठवीं सेल से चालू होगी, आई सातवीं सेल से चालू होगी। तो जैसे जैसे आप उंगलियों को खोलते जाएंगे, सब सेल के बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कौन सी सब सेल किस सेल के पास होती है, सिर्फ अपनी उंगलियों को खोलना। बताओ, मैंने सवाल पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा, बताइए एफ सब सेल किस सेल से स्टार्ट हुई। तुमने उंगली खोला, एस पी डी एफ चौथी सेल से स्टार्ट होगी। ना तीसरे के पास एफ होगा, ना दूसरे के पास एफ होगा, ना पहले के पास एफ होगा। मैंने आपसे पूछा, बताइए आई सब सेल किस सेल से स्टार्ट होगी। उंगली खोलो, एस पी डी एफ जी एच आई सातवीं सेल से
आई सब सेल स्टार्ट होगी। दैट्स इट। ओके बच्चों, तो बताओ बेटा, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेल जो ये गोल गोल बना देते हैं, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, आल्दो स्मॉल एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन ये सेल के बारे में बताता है, तो हम लोग कहते हैं कि सेल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश की कैपिटल लेटर से बताया जाता है, KLMNO, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल एंड सो ऑन। ये सेल मिलकर बनती है सबसेल से, लाइक SPDFGHI। इनको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। सोमरफील्ड ने बताया जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सेल। बताइए पांचवी सेल के पास कौन कौन सी सबसेल होंगी? तो 5 सबसेल होंगी, SPDFG। मैंने इसको चेंज करके एक फिंगर रूल बनाया कि सबसेल के बारे में कुछ भी पूछा जाए आप अपनी उंगलियों को खोलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ये जो सबसेल है, ये सबसेल बच्चों मिलकर बनी होती है ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल्स बोलिए या ऑर्बिटल बोलिए, अंग्रेजी है बेटा, जो चाहो वो बोल लो। अच्छा सुनना, जैसे ये जो एस सबसेल है बच्चों, एस सबसेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को हम लोग एक स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो एस सबसेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल के पास बच्चों 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2-2 का डिफरेंस करते हैं। डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो बताइए एफ सबसेल के पास कितने होंगे? एफ सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 2-2 का डिफरेंस होता है। बताइए जी के पास कितने होंगे? बनाने की जरूरत नहीं है, साथ में 2 जोड़ दो, 9 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे? 9। बताइए एच सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 11 ऑर्बिटल्स होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा, आपको मैं बच्चों एक बात और भी बताना चाहूंगा। हमारी इस धरती पर, इस प्लेनेट पर अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात हैं, वो सारे एलिमेंट एफ सबसेल पर जाकर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए एफ के आगे जो 2 सबसेल मैंने ये लिखी हुई हैं, ये एक्चुअली में हाइपोथेटिकल भविष्य में अगर और एलिमेंट, हायर एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिनके एटॉमिक नंबर 200-250 होंगे, तो हो सकता है भविष्य में इनका भी इस्तेमाल किया जाए। अभी तक फिलहाल हमारा काम एफ सबसेल पर जाकर खत्म हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखिए, हम लोग की बुक्स में एफ सबसेल तक का डिस्कशन होता है, जी या एच सबसेल का डिस्कशन नहीं होता है। ओके, तो क्या आपको बात क्लियर हो गई कि सबसेल किससे मिलकर बनती हैं? ऑर्बिटल से मिलकर बनती हैं। 2-2 का डिफरेंस होता है। एस सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल और एफ सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल। ये दोनों हाइपोथेटिकल से हम इनका डिस्कशन नहीं करेंगे। बच्चों, इन ऑर्बिटल्स की शेप भी होती है, जैसे स्फेरिकल, डंबल या डबल डंबल शेप। इसका डिस्कशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में करेंगे, हम यहां पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो आपने स्क्वायर स्क्वायर बनाए हैं, यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा। 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट का मतलब रख सकता है, कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, बिल्कुल आराम से। इस रूल को
बताया था पॉली साहब ने, तो ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा कि ये बात आपको बताई थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, आप लिख लीजिए। देखिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे कहता है कि ऑर्बिटल s का हो, p का हो या d का हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। एक का मुंह ऊपर की तरफ तो दूसरे का मुंह नीचे की तरफ। ओके, जैसे देखो, अब s सबसेल के पास एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो s सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। आप लोगों ने देखा होगा 1s1 लिखा देखा होगा, 1s2 लिखा देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी 1s3 लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भरा जा सकता है, s2। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। अपोजिट स्पिन, एक का मुंह ऊपर की तरफ, दूसरे का मुंह नीचे की तरफ। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है, D10। आप डी में 11 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं, 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है। कहने का मतलब ऑर्बिटल्स में डिफरेंस होता है 2 यूनिट का, जबकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होता है 4 यूनिट का। 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 22। ओके, तो आई होप हमारे स्टूडेंट को ये एक फ्लो चार्ट टाइप का समझ में आया। राइट बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, चलते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन जो मैंने फिंगर रूल पे अभी वर्बली बोल दिया था, आइए मैं उसको लिखवा देता हूं। हटा दे बेटा इसको, चलिए हटाते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन आपको करा देता हूं। बहुत प्यारा सवाल है, नीट में पूछा गया। सवाल क्या था? G subcell starts from the cell। ऑप्शन आपको दिए गए, थर्ड सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल एंड फोर्थ सेल। तो कौन सा रूल लगाएंगे? फिंगर रूल। सबसेल के बारे में जब भी कुछ पूछा जाए, अगला लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं आपसे कहूंगा सबसेल के बारे में कुछ भी पूछा जाए आप फिंगर रूल लगाएंगे। जी सबसेल आपको पता करनी है, उंगलियां खोलिए, S P D F G। तो जी सबसेल किस नंबर की सेल से स्टार्ट होगी? 5th नंबर की सेल से स्टार्ट होगी। छठवीं सेल के पास भी जी सबसेल होगी। हमने पूछा स्टार्ट कहां से होगी, जी सबसेल स्टार्ट कहां से होगा? तो जी सबसेल स्टार्ट होगा 5th सेल से स्टार्ट होगा। इनके पास तो होगा ही नहीं, इसके पास तो होगा ही नहीं, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? 5th सेल से स्टार्ट होगा। आई होप बच्चों आपको ये पहला फ्लो चार्ट हमारा समझ में आया। ओके, सब दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। इतना डिस्कशन जब हम लोग कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उस फ्लो चार्ट को एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक, अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। हटा दें इसको, चलिए बेटा हटा देते हैं इसको। अब बेटा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स अभी अभी आपने देखा इन एटम।
अभी अभी आपने देखा एटम, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है, सेल मिलकर बनती हैं सबसेल से और सबसेल मिलकर बनते हैं ऑर्बिटल से। तो अल्टीमेटली ये जो हम लोग गोल गोल बना देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक्चुअली में ये गोल गोल जो बना देते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं, ये मिलकर बनती हैं सबसेल से और सबसेल मिलकर बनते हैं ऑर्बिटल से। तो ये जो गोल गोल आप सेल बना रहे हैं जिसे आप ऑर्बिट भी कहते हैं, इसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई? ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों सिनोनिम्स नहीं है, दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बना देते हैं, जो मिलकर बनता है सबसेल से, सबसेल मिलकर बनती है ऑर्बिटल से, जिसे स्क्वायर से हम लोग बनाते हैं। तो ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। ठीक, अब सुनना, ये जो आपने ऑर्बिटल्स पढ़े, एस के ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाए बच्चों, इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल हमारे पास है, हुंड रूल हमारे पास है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास है। जिसमें से पॉली तो आपने अभी अभी देख लिया, पॉली तो आपने अभी अभी देख लिया कि एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। बच्चों ये जो मैंने आपको पॉली पढ़ाया है, ये पॉली साहब का एक स्टेटमेंट है। पॉली साहब का एक स्टेटमेंट और भी है जो हम लोग अगले लेक्चर क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। अभी आप इस स्टेटमेंट से संतुष्ट रहिए कि पॉली साहब कहते हैं एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, जिसमें एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब 2 प्रिंसिपल और हमारे पास है, अफबाउ प्रिंसिपल और हुंड रूल। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल को। आइए सबसे पहले डील करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल को। देखिए बेटा, अक्सर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। इंग्लिश में कह सकते हैं बिल्डिंग अप, राइट। तो अफबाउ इज ए जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज को बच्चों बनाना। देखिए आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी कोई नहीं दिखानी, आराम से सीख के जाइएगा। अगला लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये समझ में आएगा तभी अगला लेक्चर आपको समझ में आएगा, दैट इज क्वांटम नंबर। और आप अच्छे से जानते हैं, आप अनसॉल्व उठाकर देख लीजिए, आईआईटी मेंस में, बोर्ड्स के पेपर में, नीट के एग्जाम में क्वांटम नंबर पे बहुत सवाल आते हैं। मैं कह सकता हूं कि हर साल सवाल आते हैं, राइट। तो आई अच्छा, तो इसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफबाउ प्रिंसिपल दिया किसने था। तो ये बच्चों दिया था बाय बोहर्स एंड पॉली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अफबाउ प्रिंसिपल हमें कैसे भरना सिखाता है इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटल्स में। तो मैं बताना चाहूंगा, इट, आराम से बिल्कुल, इट टेल्स अबाउट filling of electron in increasing order of energy of orbitals. अफबाउ प्रिंसिपल हमसे कहता है कि ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल मतलब एस सबसेल का 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल हमसे कहता है
कि ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो ये ऑर्बिटल के बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में भरा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी और ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लास्ट में होगी। तो ऑर्बिटल की बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, राइट। तो इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका बताता है। कैसे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा भाई, अब सवाल ये है, तो ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा मत। ये न्यूक्लियस है भाई, ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल एंड सो ऑन, बहुत सारी सेल होंगी। फील करना, फील करना, फील करना, अभी लिखना मैं। पहली सेल के पास सिर्फ एक सब सेल होगा 1s, दूसरी के पास 2s 2p होगा, तीसरी के पास 3s 3p 3d होगा, चौथी के पास 4s 4p 4d 4f होगा, ऐसे ही पांचवी के पास होगा। अब देखिए आपके पास कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं। 1s का एक ऑर्बिटल है, 2s का एक ऑर्बिटल है, 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, फिर 3s का एक ऑर्बिटल है, फिर 3p के 3 ऑर्बिटल हैं, फिर 3d के 5 ऑर्बिटल हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाता है बच्चों हमें अफबाउ प्रिंसिपल। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, ठीक है। ये कौन सा रूल लगाया है मैंने? ये मैंने लगाया है सोमरफील्ड का रूल। जिस नंबर की सेल उसके पास उतनी ही सब सेल, थर्ड सेल तो 3 सब सेल, फोर्थ सेल तो 4 सब सेल, ठीक है। सब सेल किससे मिलके बनती है? ऑर्बिटल से। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से अगर हम किसी एटम को देखें तो उसके पास तमाम ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाता है अफबाउ प्रिंसिपल। पहले बेसिक समझ लो मेरे भाई, फिर आगे बढ़ना, ठीक। अच्छा चलो बढ़ना देखते हैं बच्चों। ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, यू। ये सांप सीढ़ी टाइप की बनी रहती है, एनाकोंडा। पोरवाल जी इस एनाकोंडा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई यूज नहीं है इसका। आप हमारी टेक्निक को समझिए, उसको फॉलो करिए, सब बेकार है, हटाइए। देखिए मेरी टेक्निक कहती है किसी भी सेल के ऑर्बिटल को तुम भर रहे हो तो मेरी टेक्निक कहती है उस सेल को, एन किसको डिनोट करता है? सेल को। उस सेल को एस ऑर्बिटल से भरना चालू करेंगे और पी ऑर्बिटल पर खत्म करेंगे। किसी भी सेल को एस ऑर्बिटल से चालू करना है और पी ऑर्बिटल पर खत्म करना है। जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही भरे जाते हैं। गुरुजी बीच में ही क्यों भरे जाते हैं? अरे मेरे भाई, क्या तुमने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है? पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से खेल शुरू होता है, फिर बीच में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है और सबसे लास्ट में पी ब्लॉक होता है। कौन सा होता है? पी ब्लॉक, राइट। तो आप देखिए कोई भी पीरियड है एस से स्टार्ट होता है और जब बाहर निकलोगे तो कहां से बाहर निकलोगे? पी से। और डी और एफ कहां पर है? बीच में भरा होता है। तो इसी पीरियोडिक टेबल से मैंने अपनी टेक्निक बना रखी है कि किसी भी सेल को अगर आप भर रहे हैं तो एस ऑर्बिटल से फिलिंग चालू करिएगा और पी ऑर्बिटल पर खत्म करिएगा। डी और एफ अंदर भरे जाएंगे। अब सुनना,
डी भरोगे एक कदम पीछे का और एफ भरोगे 2 कदम पीछे का। दैट्स इट। जैसे अगर आप चौथी एस भर रहे हो तो 4s से चालू किया, 4p पे खत्म किया। एक कदम पहले का डी, 4 से एक कदम पहले क्या आएगा 3, तो यहां भरोगे 3d और यहां भरोगे 2f। राइट, यही बच्चों होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यही होता है। दैट्स इट। आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसी प्रकार से उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ लिया था। ठीक है, सुना, फिर मैं बोल रहा हूं, कोई भी सेल हो s ऑर्बिटल से स्टार्ट करी जाती है, p ऑर्बिटल पर खत्म करी जाती है। एक कदम पहले का d भरते हैं बीच में और 2 कदम पहले का f भरते हैं बीच में। एक कदम पहले और 2 कदम पहले का मतलब यह है, अगर n बराबर 4 रख रहे हो तो n-1 की जगह 3 आएगा और n-2 की जगह 2 आएगा। 4 में से 1 गया 3 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, फील करना बच्चों, हमारा तरीका फील कर लेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आगे। मैंने कहा सेकंड सेल को भर के दिखाइए। n बराबर 2 का मतलब KL, L की बात चल रही। अच्छा, हमने बोला कोई भी सेल हो s ऑर्बिटल से चालू होगी, p ऑर्बिटल पर खत्म होगी। कर दिया। बीच में आएगा एक कदम पहले का d, दैट इज 1d। पीछे वाला चार्ट खोलकर देखिए, क्या पहली सेल के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं? नहीं। s p d, डी चालू होता है थर्ड सेल से, फर्स्ट सेल के पास डी नहीं है। जो चीज बच्चों है ही नहीं उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। ये लीजिए, ये देखिए एनर्जी का ऑर्डर बन गया। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। ये पहले भरा जाएगा, ये बाद में भरा जाएगा। ठीक, अच्छा सुनना, मैंने कहा सुनो तो, मैंने कहा चौथी सेल को भर के दिखा दो तो लड्डू पेड़ा देंगे। आओ देखें। यार पोरवाल सर कहते हैं S से शुरू करना है, P से खत्म करना है। अच्छा भाई, हमने 4 को S से चालू किया और P पर खत्म कर दिया। अच्छा भाई, बीच में क्या आएगा? एक कदम पहले का D, तो 4 से एक कदम पहले क्या आएगा? 3D। क्या 3D होता है? होता है। S P D, हाँ भाई, तीसरे के पास D है। और क्या आएगा बीच में? और बीच में आएगा 2 कदम पहले का F। क्या सेकंड के पास F होता है? S P, नो, सेकंड के पास तो P होता है, ना D होता ना F होता। तो जो चीज है नहीं उसको हटा दीजिए। ये देखिए बच्चों, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बन गया। 4s को पहले भरोगे, 3d को बाद में भरोगे, 4p को उसके बाद में भरोगे। ओके, तो s से शुरू करो, p पर खत्म करो। बीच में एक कदम पहले का d और 2 कदम पहले का f आएगा। ओके, जैसे मैंने बोला 6th सेल को भरकर दिखाओ। अच्छा भाई, हमने 6th सेल को s से शुरू किया और p पर खत्म किया। शिट, S से शुरू करेंगे और P पर खत्म करेंगे। अच्छा भाई, बीच में क्या आएगा? एक कदम पहले का D, मतलब 5D, बिल्कुल होता है। 2 कदम पहले का F, 4F, बिल्कुल होता है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब 6s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, 4f में उसके बाद, 5d में उसके बाद, 6p में सबसे बाद में भरा जाएगा। तो दिस इज डियर कॉल्ड अफबाउ प्रिंसिपल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ना जा रहा हूं। अच्छा, तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर
किताबों में ऐसे सांप सीढ़ी बनी रहती है, हमें वैसे नहीं करना। हमने ये टेक्निक आपको बताई कि किसी भी सेल को एस से स्टार्ट करेंगे, पी पर खत्म करेंगे, बीच में एक कदम पहले का डी और 2 कदम पहले का एफ आएगा। जो चीज ना हो उसको मिटा दिया करो, उसको रब कर दिया करो। ठीक, आइए अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं आपको दिखाता हूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब पहली सेल से लेकर 7वीं सेल तक हम लोग चलेंगे। चलिए पहली से चालू करते। आइए बच्चों, 1s से शुरू करेंगे, 1p पर खत्म करेंगे, लेकिन 1p तो होता ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अच्छा अब चलते हैं दूसरी सेल के पास। 2s से शुरू किया, 2p पर खत्म किया। ठीक, बीच में आएगा 1d, लेकिन 1d तो होता नहीं है, खत्म कर दो, आगे बढ़ो। हम जाएंगे तीसरी सेल के पास, 3s से चालू किया, 3p पर खत्म किया। बीच में आएगा 2d, होता नहीं है, हटा दो। जब 2d नहीं होता है तो 1f भी नहीं होता होगा, हटा दो। जो चीज नहीं होती उसको रब कर दिया करो। हम चौथी सेल के पास आए, 4s से चालू किया, 4p पर खत्म किया। बहुत बढ़िया भाई। बीच में आएगा एक कदम पहले का d, दैट इज 3d। 3d होता है तो आपने लिख दिया। और क्या आएगा? और आना चाहिए 2f, लेकिन 2f तो होता नहीं है, इसलिए उसको रब कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे, जगह नहीं, हम यहां पे आ रहे। फिफ्थ सेल, s से चालू किया, p पर खत्म किया। बीच में आएगा 4d, होता है, बिल्कुल होता है। और बीच में आएगा 3f, लेकिन 3f नहीं होता है, हटा दीजिए। हम आ गए सिक्स्थ सेल में, 6s से चालू करिए, 6p पर खत्म करिए। बीच में आएगा 5d, बिल्कुल होता है। बीच में आएगा 4f, बिल्कुल होता है। हम लोग आ गए 7th पीरियड में, 7s से चालू किया, 7p पर खत्म किया। बीच में आएगा 6d, बीच में आएगा 5f, बिल्कुल होता है। तो ये देखिए बच्चों, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ओवरऑल ऑर्डर बना दिया। ये देखिए बच्चों, यही सांप सीढ़ी के खेल से बनाया जाता है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं उस प्रकार से बनाने की, आप ऐसे बनाइए। ये देखिए, मतलब इन सभी ऑर्बिटल्स में सबसे पहले 1s को भरा जाएगा। इसकी एनर्जी सबसे कम है, लोवेस्ट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी सबसे पहले भरा जाएगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी है 7th p की, सबसे ज्यादा एनर्जी है 7th p की। ये बिल्कुल लास्ट में भरा जाएगा। ओके बेटा, चलिए। तो ये जो आपने ऑर्बिटल्स का एनर्जी का ऑर्डर बनाया है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। जैसे 2, s में अधिकतम 2 रह सकते हैं ना, और p में अधिकतम 6, 2, 6, 2, 10, 6। तो इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। 2, 10, 6, 2। f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 14, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 10, 6, 2, 14, 10 और 6। इस प्रकार से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो कोई भी सेल हो, पहली दूसरी या कोई भी सेल, s से शुरू करोगे, p पर खत्म करोगे। बीच में एक कदम पहले का d और 2 कदम पहले का f आएगा। ओके, चलो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इसका अफबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिखाओ। दैट इज 1s2 2s2 2p6। लेक्चर 1 में आपने देखा है, नीचे लिखा नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होता है 20। अच्छा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको? 20। सुनो बेटा,
हम अपने छात्रों से हमेशा कहते हैं कि 4p तक तो बना लिया करो मिनिमम, उसके बाद भरा करो। ठीक, चलो आओ फिर से करेंगे। उसको देखो मत, अपने मन से करो। 4-5 एग्जाम्पल अपने मन से कर लोगे तो रट जाएगा। ठीक है, देखना। पहली सेल एस से शुरू किया, पी पर खत्म किया, पी तो होता ही नहीं। दूसरी सेल एस से शुरू किया, पी पर खत्म किया, बीच में आएगा 1d, 1d होता नहीं। तीसरी सेल एस से शुरू किया, पी पर खत्म किया, बीच में आएगा 2d और 1f, नहीं होता कोई। चौथी सेल एस से शुरू किया, पी पर खत्म किया, बीच में आएगा 3d, होता है, लिख दीजिए। 2f, 2 कदम पहले का f, 2f नहीं होता, नहीं लिखेंगे। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बच्चों? आपको 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 2 4 6 10, अधिकतम 6 भर सकते हैं। 2 12, 6 18 और 2 20। जैसे ही आपने 4s में 2 लिखा, 20 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो गई, तो अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 20। ओके, इट्स वेरी इजी, राइट। मैंने बोला मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखकर दिखाइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 25। अच्छा, चलिए फिर से हम लोग 4p तक लिख लेते हैं। सबसे पहले 1s 2s, समझ गए होंगे आप लोग कैसे लिख रहा हूं। 2p 3s 3p 4s 3d 4p, कैसे लिख रहा हूं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 25 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। 4s पर भरते ही 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। अभी 5 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं बच्चों। डी में अधिकतम 10 भरे जा सकते हैं, हमें तो सिर्फ 5 भरने हैं। हमने 5 लिख दिया, 25 इलेक्ट्रॉन भर गए। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सांप सीढ़ी का खेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, राइट। अब मैं जो भी एग्जांपल आपको दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके अपने मन से करेंगे, फिर मैच करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने दिया क्रिप्टन 36 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 36 होंगे। चलिए लिख लेते हैं पहले 1s 2s 2p 3s 3p, 4s से शुरू किया, 4p पे खत्म किया, बीच में आएगा 3d। इतना करके देख लेते हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो और लिख लेंगे आगे। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30। अभी 6 और बचे हैं और इसमें मैक्सिमम 6 ही भरे जा सकते हैं। 4p6। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टन। कितने लोग का सही हुआ बताइएगा जरूर मुझको। कैसे बताओगे? ऐसे बता देना, हम समझ लेंगे। ठीक, अच्छा चलो रब करने जा रहा हूं बच्चों मैं ऊपर। अगला क्वेश्चन मेरे साथ आपके लिए है, वीडियो को पॉज करके करिएगा। अगला बच्चों मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, हाँ ये दे दिया, आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 बनाकर दिखाइए। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसके पास होंगे? 53। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा चलिए 5p तक बना लेते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्या करोगे? पोरोबासर की ट्रिक लगाएंगे। 4s से शुरू किया, 4p पे खत्म किया, बीच में आएगा 1 कदम पहले का d, होता है इसलिए लिख दिया। 2 कदम पहले का f, 2f नहीं होता, हटाइए। और आगे चलते हैं। 5s से शुरू किया, 5p पे खत्म किया, बीच में आएगा 4d, होता है, बिल्कुल होता है। और क्या आएगा बीच में? 3 का f आएगा, जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिए। चलिए 53 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, आइए भर कर देखते हैं। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20,
10 30, 30 और 6 36, 36, 36 और 2 38, 38 और 10, 38 और 10 48, 53 भरना था, 48 भर चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं, तो आपने यहां पे 5 लिख दिया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन 53। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अवयव फिलिंग कैसे की जाती है ऑर्बिटल्स में ये समझ में आई होगी। चलिए आइए एक और करके देख लेते हैं। पोलोनियम 84 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 84 इलेक्ट्रॉन है। आइए, खूब लंबा चौड़ा है, आइए करके देखते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके करिएगा और फिर मेरे से मैच करिएगा। आइए, 84 है भैया, 6 सेल तक लिख लो पहले, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s 2s 2p 3s 3p। अब चौथे से खेल चालू हो गया। 4s से चालू किया, 4p पे खत्म किया, बीच में आएगा 3d। अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं। 5s से चालू किया, 5p पे खत्म किया, बीच में आएगा 4d। 6s से चालू किया, 6p पर खत्म किया, एक कदम पहले का d आएगा और 2 कदम पहले का f आएगा। चलिए आइए भरते। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36, 36 और 2 38, 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 56 और 14 70, 70 और 10 80। अभी कितने बचे? 4 बचे हैं। इसमें अधिकतम 6 भरे जा सकते हैं, तो 4 लिखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोलोनियम। ओके, मैं उम्मीद करता हूं हमारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाउ प्रिंसिपल। बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। जब बेटा इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। हमारे पास बच्चों कुछ इस रूल के एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो आइए जरा अवाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शन देखे जाए, अपवाद देखे जाए। क्या है भाई एक्सेप्शन? देखिए हमारे पास बच्चों 3 एक्सेप्शन है। कितने हैं? 3। पहला एक्सेप्शन क्या है? सुनना, कुछ ऐसे एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल, हमारी इस प्लेनेट पर है, जिसमें क्या होता है, s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप मार देता है, मतलब d ऑर्बिटल में चला जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है। ये कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए जरा कैसे याद करा रहे हैं। देखिए 24 29, ठीक, आगे देखिए 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 एंड 79। ये 9 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें बाहर वाली s का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाली d में चला जाता है। n बड़ी वैल्यू है, n-1 छोटी वैल्यू है, तो बाहर वाले s का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में चला जाता है। कैसे याद कराया? बोलो जहां बैठे हो। 24 29 बचपन से याद है। आगे बढ़ो, 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 और 79। आइए मैं आपको इन एलिमेंट से मिलवा भी देता हूं। 24 इज क्रोमियम,
29 is copper, 41 is niobium, 42 is molybdenum, 44 is ruthenium, 45 is rhodium, 47 is silver, 78 is platinum and 79 is gold। बात क्लियर? ये 9 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें S का एक इलेक्ट्रॉन D में जंप मार जाता है। बात खत्म नहीं हुई, ध्यान सुनिए। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन हो या D में 9 इलेक्ट्रॉन हो तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। 4 से ये 5 हो जाएगा, 9 से ये 10 हो जाएगा। ये बात सही है, लेकिन बेटा हमारी केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए D4 हो तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा या D9 हो तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा। यह बात हमेशा सत्य नहीं है। आपको बच्चों याद करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। यह फंडा हमेशा सही नहीं होता। राइट। अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन बच्चों है, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, एक पहला तो हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप मार जाते हैं। और आप खुश नसीब हैं कि इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसका एटॉमिक नंबर 46 है और इसका सिंबल है pd। pd का मतलब है बच्चों पैलेडियम। सिर्फ एक एलिमेंट है जिसमें s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं। अच्छा बेटा, और तीसरा एक्सेप्शन है बच्चों f ब्लॉक एलिमेंट। सुनिए बच्चों, f ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी इस प्रकार से बनाने का प्रयास मत करना कि 1s 2s 2p 3s 3p। नो, नेवर। f ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी बना पाएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होगा। यू मस्ट नो पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल का ज्ञान आपके पास होगा तभी आप f ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे। इस प्रकार से बनाने का प्रयास कभी मत करना। S ब्लॉक में बनाओ, P ब्लॉक में बनाओ, D ब्लॉक में बनाओ, लेकिन F ब्लॉक में इस प्रकार से आप कभी नहीं बनाएंगे। आइए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इन एक्सेप्शंस के कराकर दिखाता हूं। चलिए, जैसे आइए, जैसे मैंने बोला क्रोमियम 24, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए भरते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। याद हो गया होगा अब तक तो आप लोगों को 4p। 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आपने भरना चालू किया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया। फिर आपको एकदम से याद है, अबे 24 तो एक्सेप्शन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है। हाँ, ये वाला गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे बाहर वाली जो s ऑर्बिटल है उसके एक इलेक्ट्रॉन को आपको d में जंप कराना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा। ये 4s1 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा। तो दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ऊपर वाला अगर आपने बना दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सही वाला बना दिया करो, फिर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा दिया करो, खत्म हो गई बात। ठीक, जैसे मैंने दिया, मान लो मैंने आपको दे दिया से 29 भी ऐसे बना लेंगे। राइट, 41 42, चलो 42 देते हैं। 42 41 देंगे। 41 कौन है? नायोबियम। ठीक, मैंने कहा भाई नायोबियम का बनाकर दिखाइए। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 41। पहले आपने अपने तरीके से बनाया। 1s 2s 2p 3s 3p
4s 3d 4p। ठीक है, आपने इतना लिख लिया, भरते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 और 6 36 ही हो पाए, अभी तो और भरने हैं। तो भाई 5s 4d 5p 36 और 2 38 38 मतलब 38। कितने बचे? 3 बचे। तो यहां पे 3 आपने भर दिया, इसका कोई काम नहीं। आपने नायोबियम का ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया, फिर एकदम से आपको याद आया कि 41 में तो एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। आपको s का एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, ये हो जाएगा 5s1 और ये हो जाएगा 4d4। दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैंने आपसे कहा था कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि डी में जब 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जंपिंग कराई जाती है। आप देख लीजिए, ना यहां पे 4 है ना यहां पर 9 है, फिर भी जंपिंग कराई जा रही है। हाँ बच्चों, आपको ये याद करना पड़ेगा कि किसमें किसमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। एक बार फिर से हो जाए, 24 29 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 और 79। राइट, चलिए एक एग्जांपल और करा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग वाला, दैट इज पैलेडियम 46। चलिए समझ तो आप गए होंगे, 4d तक बनाना पड़ेगा आपको। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, अब समझ गए होंगे, अब हम बार बार नहीं बताएंगे बच्चों। 4p 5s 4d और 5p। चलिए भरिए, 46 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 38। कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 38 नहीं, 6 नहीं, 8 बचे हैं। 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पैलेडियम 46 का बनाया, फिर एकदम से आपको याद आया कि यहां तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। आपको s के 2 इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और ये हो जाएगा 5s0 4d10। दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस प्रकार से ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस भी मेरे स्टूडेंट को समझ में आए होंगे। राइट, पक्की होगी बात। आप अपने मन से बनाइएगा, जितने भी मैंने एक्सेप्शन लिखवाए हैं 41 42 44 45 अपने मन से बना लीजिएगा। 3 मैंने बता दिए। ठीक, पहले अपने मन से बनाएंगे, फिर जंपिंग कराकर सही वाला बना देंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब हम कुछ और आगे बताने जा रहे हैं। हटा दे इसको, हटा दीजिए बेटा। चलिए सुनना बच्चों, यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, जो अभी आपने ऑर्बिटल्स का एनर्जी देखा था, 1s का सबसे कम और 7p का सबसे ज्यादा, याद है आपको? इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स only on cell, that is value of n only। देखिए, हाइड्रोजन एटम द स्मॉलेस्ट एटम whose atomic number is 1 having only 1 electron। हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी है, जो अभी अभी आपने पढ़ा कि 1s का सबसे कम 7p का सबसे ज्यादा, ये एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है
n की वैल्यू पर, n मतलब सेल, KLMNO 1 2 3 4 5 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब सेल कौन सी है, S है, P है या D है। जैसे 1S 1P तो होता नहीं है, 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4। देखा बच्चों, 1 सबसे छोटा नंबर, एनर्जी सबसे कम, 1 से ज्यादा एनर्जी 2 की। अब सुनना, 2 में s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि s और p पर अब एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होती है सिर्फ n की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ऑर्बिटल पर या सबसेल पर डिपेंड नहीं करती। इन दोनों से एनर्जी ज्यादा होगी थर्ड वालों की, लेकिन इन तीनों की बराबर होगी। थर्ड वाले से ज्यादा होगी फोर्थ वाले की, लेकिन इन चारों की एनर्जी क्या होगी, बराबर। ओके, तो एक ये पॉइंट था, हाइड्रोजन एटम के अंदर ऑर्बिटल का एनर्जी सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसे sp/df से कोई मतलब नहीं होता। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बच्चों एनर्जी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आवाऊ प्रिंसिपल इस प्रकार से खत्म हो गया। अभी आवाऊ प्रिंसिपल में मैं आपको 2 बातें और सिखाना चाहता हूं, जरा वो भी बच्चों आप लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं कि कैटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं। आइए आराम से देखते हैं। देख रहे बेटा, देखो ये बेटा कोई न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा भाई, अगर आप इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, लूज करा दे, तो जब माइनस बाहर जाएगा तो इस पर प्लस बचेगा, तो इस पर 1 यूनिट प्लस चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो 1 प्लस आ जाएगा। आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो 2 प्लस बचेगा। आप अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो 3 प्लस बचेगा। तो फील करो, अगर आप इस m के अंदर से x इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का x। ठीक, हम न्यूट्रल हैं, मतलब मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा। लेक्चर नंबर 1 याद करिए। मैंने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, जब इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो प्रोटॉन एक्सेस हो गए ना, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया ना, तो मेरे ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और अगर मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लूं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉनों को तो प्लस चार्ज आएगा, और गेन करोगे इलेक्ट्रॉनों को तो माइनस चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करोगे उतना प्लस चार्ज आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब सुनो बच्चों, मेरा नियम यह कहता है कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन जब भी बनाना हो कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाओगे। कैटायंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी मत निकालना, 1s2 2s2 2p6 डायरेक्ट कभी मत करना। सबसे पहले आप उसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और फिर उसकी बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना जितना उसके ऊपर चार्ज है, तो कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। मैंने क्या बोला, कभी
भी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। पहले न्यूट्रल एटम का बनाएंगे, फिर बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे जितना उसके ऊपर चार्ज। सुनिएगा और फील करिए, सुनना। ये बच्चों न्यूक्लियस है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ ये क्या होती है बच्चों, ये सेल्स होती है। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल। ठीक, इनमें क्या रखे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन्हें सेल कहते हैं। अब सुनना, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सुनना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। R का मतलब होता है प्लस और माइनस के बीच की दूरी। अब सुनना, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे वैसे घटता जाएगा। देखिए, पहली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की दूरी सबसे कम, दूरी सबसे कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली बाउंडेड। जबकि इस समय जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें 4 सेल बनाकर दिखाई हैं, सबसे बाहर वाली सेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी सबसे ज्यादा है। अगर दूरी सबसे ज्यादा है तो बच्चों ये लूजली बॉन्डेड होगा। तो रब करने में लूजली बाउंडेड, और अगर बच्चों ये लूजली बाउंडेड है तो सबसे पहले किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूवेबल व्हाइल दिस इलेक्ट्रॉन इज हार्डली, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसको निकालना आसान नहीं है। लेकिन सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा। सबसे दूर वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका सेल का नंबर सबसे बड़ा हो। ओके, तो चलिए, तो कभी भी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो, पहले उसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, फिर उसकी सबसे बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे जितना उसके ऊपर चार्ज है। सबसे बाहर वाली से ही इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि सबसे बाहर वाली सेल लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको बाहर निकालना सबसे आसान होता है। ओके, तो आइए इसके ऊपर एक दो सवाल करते हैं। आइए, जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा ऐसा करो, जरा कैसा करो, ऐसा करो, कोबाल्ट +3 एटॉमिक नंबर 27 ही होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिखाओ। क्या करोगे, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालोगे और डायरेक्ट बनाने का प्रयास करोगे? हम लप्पड़ मार देंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आप करेंगे इसके न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बनाइए, अब बनाएंगे डायरेक्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 पे 20 आता है, कितने बचे? 7 3d7। अब तो याद हो गया होगा, ठीक। अच्छा, अब तुम्हें बनाना है कोबाल्ट +3, तो तुमने इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया होगा, तभी तो +3 आया होगा। मतलब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन से हम 3 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बन जाएगा। सवाल यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन कहां से हटाएं? यहां से हटा दो? नहीं, ये तीसरी सेल का ऑर्बिटल है
और ये चौथी सेल का ऑर्बिटल है। तो सबसे बाहर कौन सी सेल होगी, चौथी या तीसरी? चौथी ना। तो सबसे बाहर वाली सेल से हम इलेक्ट्रॉनों को हटाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां से हटा दो। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना है, तो ऑफ कोर्स 3s 3p और 3d में 3d न्यूक्लियस से दूर होगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बन जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो जाएगा। अब जो 0 हो गया उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए 3d6। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3। ओके, अब जरा वेट करिए, जस्ट लिसन टू मी। बहुत से बच्चे, मतलब बहुत सिली मिस्टेक बच्चे यहां करते हैं। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सबसे बाद में तो ये लिखा हुआ है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, हमें पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। नहीं बेटा, ये जो आपने ऑर्डर लिखा है कि 4s के बाद 3d लिखा, ये आपने एनर्जी का ऑर्डर लिखा है। 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए तुमने 3d को बाद में भरा, 4s को पहले भरा। अगर हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें तो 3d बच्चों यहां पर है अंदर, और 4s बच्चों यहां पर है बाहर। आप चाहें तो अपनी समझने की लिख सकते हैं कि भाई इसके पास तो 1s है, इसके पास 2s और 2p, इसके पास 3s 3p और 3d, इसके पास 4s 4p 4d और 4 है। तो 3d बच्चों डिस्टेंस वाइज न्यूक्लियस के पास है, और 4s डिस्टेंस वाइज न्यूक्लियस से दूर है। तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है और 3d वाला इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो पहले 4s से निकलेगा, फिर 3d से निकलेगा। ये जो तुमने 3d को 4s के बाद में भरा है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये डिस्टेंस का ऑर्डर नहीं है। ओके, मेरी बात समझ में आई कि 3d से इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकलेगा, 4s से निकलेगा, क्योंकि 4s दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अगला एग्जाम्पल अपने मन से करिएगा, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए, मैंने आपको दिया Mn+3, एटॉमिक नंबर 25 होता है। पॉज करिएगा। कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले उसके न्यूट्रल एटम का बनाएंगे। चलिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 पे बच्चों 20 आ जाता है, हमें 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, 3d5। ये न्यूट्रल एटम का बना। अगर +3 चार्ज है तो आपने इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? पहले 2 निकलेंगे यहां से, सबसे बाहर वाली है, फिर 1 निकलेगा यहां से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो गया, लिखने से कोई मतलब नहीं है, 3d4। ओके, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+3। राइट बच्चों, आई होप आपको कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभी हमारे स्टूडेंट के अंदर एक सवाल उठता है कि सर अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ, गलत हो जाएगा, नहीं विश्वास है, लिख तो चुके ही होगे, आइए करके देखते हैं, आइए करके देखते हैं। आइए, ये कोबाल्ट +3 का सही कॉन्फ़िगरेशन बना है, जो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालकर आपने बनाया। मान लीजिए आप कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालकर बनाते,
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेक्चर नंबर 1 में सिखाया, एटॉमिक नंबर प्लस है तो उतना माइनस कर दो। आइए 24 इलेक्ट्रॉन को भरा जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 आ गया। 4 और भरने, 3d4। आप देख सकते हैं अगर डायरेक्ट आप बनाते तो लास्ट में 4s2 3d4 आता, जबकि सही आंसर क्या है 4s0 3d6। यस बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी डायरेक्ट मत बनाइएगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालकर फिलिंग मत करिएगा, वरना गलत आंसर बच्चों आएगा। ओके, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आइए आइए, अगर Mn+3 का आप डायरेक्ट बनाते, इलेक्ट्रॉन कितने होते, 25 में से 3 गया। समझ गए होंगे कैसे किया, भरिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 पे आ गया 20। हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, 3d2। आप देखिए अगर डायरेक्ट आपने बनाया होता तो लास्ट में 4s2 3d2 आता, जबकि सही वाले का है 3d4। हां बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। ओके, क्लियर बच्चों, हो गया। चलिए एक और बनाकर दिखाइए। Na+, एटॉमिक नंबर याद मत करिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में, ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले किसका बनाओगे, Na का। आइए बनाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 10 आ गया, 1 बचा, 3s, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यही है, इसको निकाल दीजिए। तो Na+ का बनेगा 1s2, 2s2, 2p6। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। चलिए अब मैं आपको ले जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में इसी लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। देखिए यहां भी मैं आपसे कहूंगा डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट बनाइए। एनायन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रल एटम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे उस एनायन के टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए और उनकी फिलिंग चालू कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो कैटायन के बनाने में लोचा होता है, पहले न्यूट्रल का बनाते हैं फिर कैटायन का बनाते हैं। एनायनों के में कोई लोचा नहीं होता। आप देख सकते हैं जैसे P-3, एटॉमिक नंबर याद बिल्कुल मत करिएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा। हमने आपसे पूछा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बच्चों आप सीधे निकालिए इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर -3 है, आपने +3 कर दिया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो डायरेक्ट करिए बच्चों। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P-3। डायरेक्ट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैटायनों में प्रॉब्लम है, एनायनों में कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं होती है। दूसरा बच्चों मान लीजिए मैं आपको दे दूं, कुछ भी कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर 8 होता है, डायरेक्ट बनाएंगे बच्चों। 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, भरिए। 1s2, 2s2, 2p6, ये लीजिए। ओके, क्या मेरे स्टूडेंट को बच्चों क्लियर हो गया? चलिए वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। इसका बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 34 + 2,
दैट इज 36। बच्चों डायरेक्ट बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गया। 3d10, 20 और 10 30, 6 और भरने हैं तो 4p6, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाइए डायरेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द अबाउ प्रिंसिपल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, सब दिखाई पड़ रहा है सब? ओके, आइए बच्चों, इसके बाद मैंने जैसे कि आपसे बोला था, हम लोग सीख रहे हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। आपने पहला रूल देखा, अबाउ प्रिंसिपल, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में कोई भी सेल हो, एस से चालू करो, पी पर खत्म करो, बीच में एक कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ आएगा। जो चीज हो उसे लिखा रहने दो, जो चीज ना मिल रही हो उसको रब कर दो। कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, पहले न्यूट्रल एटम का बनाते हैं, फिर सबसे बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉनों को हटा देते हैं। बाहर वाले से ही क्यों हटाते हैं बच्चों? ऑफ कोर्स यार, क्योंकि बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंडेड होगा, आराम से हट जाएगा। ठीक, आइए अब दूसरा रूल हम लोग पढ़ें, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। दूसरा रूल है हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। परंतु उस रूल पर जाने से पहले मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, फिर उस रूल पे चलेंगे सेकंड रूल की तरफ। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है। क्वेश्चन है, इन ईच पेयर विच ऑर्बिटल will experience more effective nuclear charge। ओके, इसे शॉर्ट में जेड इफेक्टिव कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आपने हमको पढ़ाया ही नहीं। बेटा ये वैसे तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कुछ है नहीं, नथिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction of nucleus over electron, that's it। न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी अट्रैक्शन को केमिस्ट्री की भाषा में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जेट इफेक्टिव किस पर होगा? जो न्यूक्लियस के पास हो या दूर हो? ऑफ कोर्स यार पास हो, डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जेट इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो आइए, मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बना कर दिए। पहला दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको 2s एंड 3s, बताइए किस पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स 2s पे ज्यादा होगा। सेकंड वाली सेल न्यूक्लियस के पास है, थर्ड वाली सेल न्यूक्लियस से दूर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी। ध्यान रखिए, मैं एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछ रहा हूं। 2s में लगने वाला फोर्स 3s से ज्यादा होगा, क्योंकि 2s न्यूक्लियस के पास होगा। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं। दूसरे मैंने मान दे दिया 4s एंड 3d, और नेक्स्ट दे दिया मान लीजिए 6p 6d। ये दिया, देखो बेटा, हर
क्वेश्चन में मैंने दो दो आपको ऑर्बिटल बनाकर दिए हैं। किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? जो न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के पास कौन होगा? जो सेल नंबर कम में होगा, राइट, पास में होगा। चौथी सेल न्यूक्लियस के पास है या तीसरी? ऑफकोर्स तीसरी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। 6p और 6d आल्दो दोनों सेम सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल है बच्चों, s को न्यूक्लियस के पास मानते हैं, p को उससे दूर, d को उससे दूर, f को सबसे दूर। तो न्यूक्लियस के पास किसको मानोगे? 6p को मानोगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो यहां इसका, यहां इसका, यहां इसका। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। एनर्जी के ऑर्डर की अगर बात करते तो 3s की एनर्जी ज्यादा थी, 3d की एनर्जी ज्यादा थी और 6d की एनर्जी ज्यादा। यहां एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात चल रही है। जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ओके, बात क्लियर? आप चाहें तो अपनी समझ के लिए बना चुके हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। चलिए, इसके बाद दूसरा रूल हम लोग पढ़ना चाहेंगे बच्चों, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। कभी कभी शॉर्ट में हम लोग हुंड्स रूल भी लिख देते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं बोलते। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसमें कोई शक नहीं। आवाउ प्रिंसिपल ने एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल को भरना सिखाया। हुंड ने हमको क्या सिखाया तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इट टेल्स अबाउट filling of electron in degenerate orbitals। देखो बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है, हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और भरने के 3 नियम है। आवाउ का भी है, हुंड का भी है, पॉली का भी। तीनों ने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरना ही सिखाया है। आवाउ देख चुके हो, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में जाएगा। 1s की सबसे कम, 7p की सबसे ज्यादा, राइट। पॉली भी देख चुके हो, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। क्लियर हो चुका पॉइंट? अच्छा, हुंड ने भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया, लेकिन कौन से ऑर्बिटल में? हाँ, डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है बच्चों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहूंगा किन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो सुन लो, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल। एक सबसेल के पास जितने ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे, ठीक, सुनते रहना। जैसे सामने देखिए प्लीज, आपने आवाउ के अकॉर्डिंग ये बनाया था, आपको याद आ गया होगा, 4s 3d 4p। ये आपने किसके अकॉर्डिंग बनाया था? आवाउ के अकॉर्डिंग। तो ये जो फिलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में, ये आवाउ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं हुंड की, सुनना। एस ऑर्बिटल एक ही होता है तो इसमें तो बेकार हो गया। ये जो 2p है, जो सेकंड सेल की p सब सेल है,
इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। सेम सबसेल के पास जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है। इन तीनों को कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसी प्रकार से 3p के पास भी, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, चाहे दूसरी का p हो चाहे तीसरी का p हो। इसके पास भी 3 ऑर्बिटल होंगे, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, इन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ध्यान रखना बच्चों, इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होगी। सेम सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल जो होते हैं, उनकी एनर्जी आपस में सेम होती है। ये 2p के डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ये 3p के डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसी प्रकार से 3d, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, जो फ्लो चार्ट बनवाया था सबसे पहले, 2, 3, 4 और ये 5। इन पांचों की एनर्जी आपस में सेम होगी, इन्हें हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हुंड रूल। हुंड रूल हमसे कहता है, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले प्रत्येक ऑर्बिटल को हम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, फिर हम उनकी पेयरिंग करवाते हैं इस प्रकार से। पेयरिंग अपोजिट कराएंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं कहना यह चाहता हूं बच्चों, ये अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा माना जाएगा, ये 5वां माना जाएगा और ये 6वां माना जाएगा। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? पहले सब ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उसके बाद पेयरिंग करवाई जाती है। आइए, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पांचों के पांचों डीजेनरेट है, हुंड रूल लगेगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दिया जाएगा, जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फिर पेयरिंग कराई जाएगी। ये देखिए, मतलब अगर इन 10 इलेक्ट्रॉनों को नंबर दिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही बच्चों होता है हुंड रूल। ओके, सेम सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी बराबर होती है, उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाया है हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ने। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसकी पेयरिंग करी जाएगी। आई होप आपको ये नियम भी समझ में आ गया। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? पॉली, हुंड और अवाउ प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले आप इन तीनों को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर एक अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। आइए एक अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विच, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इस सवाल को करिएगा, ठीक है? विच फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, विच फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट? कौन सी फिलिंग गलत है, आपको यह बताना है। और यह भी बताइएगा किस प्रिंसिपल से गलत हो रही है, अवाउ से, हुंड से या पॉली से। ठीक है, मैं कुछ बनाकर दे रहा हूं स्ट्रक्चर, आप बताइएगा, ठीक है? ये 2s है, 4 सवाल है बच्चों। ये एक सवाल मत समझना, ये मान लो 2p है। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है,
ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक, इन चारों में हम ऑर्बिटल को भर रहे हैं 2s और 2p को, और हम गलत फिलिंग कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है, और अगर है तो किसके अकॉर्डिंग गलत है। ठीक, चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, चलिए आप पहले बताइए सही है या गलत है। तो आप देखिए, पहले 2s को भरा है फिर 2p को भर रहे हैं, अफवाऊ के अकॉर्डिंग सही है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं फिर पेयरिंग कर रहे हैं, हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दोनों की स्पिन सेम है, पॉली के अकॉर्डिंग ये गलत है, अकॉर्डिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहला वाला गलत है, किसके अकॉर्डिंग गलत है? अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बात क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। मैंने ये आपको दिया, मैंने पूछा सही है या गलत। बिल्कुल गलत है। तुमने 2s को पूरा नहीं भरा और तुमने साले 2p को भरना चालू कर दिया। अबे अकॉर्डिंग टू अफवाऊ प्रिंसिपल लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले भरते हैं, हाई एनर्जी ऑर्बिटल को बाद में भरते हैं। तुमने लो वाले को भरा नहीं और हाई वाले में घुस गए, ये भी मेरे भाई गलत है। अकॉर्डिंग अफवाऊ प्रिंसिपल ये गलत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ में आ रहा है, कौन गलत है और किसके अकॉर्डिंग गलत है, आपको यह बताना था। आइए आगे चलते हैं। ये दिया गलत है या सही, या देखते हैं। पहले 2s को पूरा भरा फिर 2p को भरना चालू किया, अफवाऊ के अकॉर्डिंग सही है। हुंड, अच्छा इसको साले भरे नहीं और पेयरिंग चालू करा दिए, मतलब ये गलत है अकॉर्डिंग हुंड। और ना सिर्फ बच्चों हुंड के अकॉर्डिंग गलत है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, ये पॉली के अकॉर्डिंग भी गलत है। मतलब तीसरा वाला गलत है, हुंड के अकॉर्डिंग भी, पॉली के अकॉर्डिंग भी, लेकिन अफवाऊ के अकॉर्डिंग गलत नहीं है। इज इट क्लियर? अगला देखें, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा बच्चों एक बात आपको बता दें, मैं पूरा एरो बनाता हूं, आप आधे एरो भी बने देख सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है, आधे एरो भी बनाए जाते हैं, नो डाउट। मैंने दिया गलत, ऐसे देखना, 2s को भर दिया फिर 2p को भर रहे हैं, अफवाऊ के अकॉर्डिंग सही है। हुंड देखते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है फिर पेयरिंग कराई है, हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है। पॉली देखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, भैया ये बिल्कुल सही भरा गया है, अफवाऊ के अकॉर्डिंग भी सही है, हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है और पॉली के अकॉर्डिंग भी सही है। तो ऊपर के 3 गलत हैं, चौथा वाला क्या है? सही। राइट बच्चों, चलिए अगर ये आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग समझ में आ गई है तो अब हम लोग जा रहे हैं अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ इस लेक्चर का। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू एस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? देखिए, आइए थोड़ा सुनते हैं, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है फिर खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, आपको मालूम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड होते हैं जो घूम रहे हैं। बच्चों मूविंग चार्ज
इज ए करंट, एंड करंट जहां पर फ्लो करती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। हां, हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा प्यारा सा मेरे जैसा मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट, चुंबक होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है जो मूव कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट, चुंबक। हर इलेक्ट्रॉन एक नन्हा सा मुन्ना सा चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। आप जानते हैं ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर दिखाई पड़ रहा हो आपको, ये इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ ऑर्बिटल में मोशन करता है बल्कि अपनी स्पिन के अलोंग भी रोटेट करता है। स्पिन के अलोंग, ऐसे गोल गोल। आप जानते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के अलोंग इस प्रकार से रोटेट करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से। हां मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करता है और ऑर्बिटल में भी रोटेट करता है। ये दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, एक स्पिन के कारण विच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और एक ऑर्बिटल में घूमने के कारण विच इज मेजर्ड बाय ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दो प्रकार के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, एक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सबसे पहले मैं लिखवाना चाहूंगा ये होता क्या है, इट मेजर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स due to spin of electron along its axis। अपनी एक्सिस के अलोंग जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से। अच्छा बच्चों, आप सुनना, एक ऑर्बिटल में जैसा कि आपको मालूम है दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। अभी भी पढ़ा आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देख ले, चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया। ओके, आइए तो ध्यान नहीं वापस सुनिएगा जरा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, जिसके कारण एक के द्वारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो दूसरे के द्वारा कैंसल आउट हो जाता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ों में उपस्थित है तो वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों जीरो हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेप्ट होगा, ये भी ध्यान रखिए। इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप जानते हैं अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है उन्हें कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अकेला इलेक्ट्रॉन। अकेला इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होता है, वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है, वो कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। अगर आपको यह समझ में आया तो आइए मैं इसको लिखवा देता हूं।
पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा, व्हाट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। दूसरा पॉइंट है इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it is due to unpaired electron. Next point, if unpaired electron present, then called diamagnetic, then called paramagnetic, and if not present, then called diamagnetic. तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जो स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करता है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक। सवाल यह है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों? डायरेक्ट फार्मूला है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है। आप समझ गए होंगे n यहां पे क्या होगा? n यहां पर होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको एक ये कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिया, ये कर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, n की वैल्यू 3। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? √n+2, 3 और 2 5, 5 3 15, √15 बोहर मैग्नेटॉन। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.8 समथिंग आएगा। राइट? मान लीजिए मैं आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन ये बनाकर दे दूं, ये तो बेकार हो गया, पेयर्ड है। अनपेयर्ड कितने हैं? 2। अगर अनपेयर्ड 2 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। 2 2 4, 4 दूनी 8। आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग 2.8 ये भी आ जाएगा। राइट? आपको मैं एक कॉन्फ़िगरेशन ये बनाकर दे दूं, कितने अनपेयर्ड बचे बच्चों? 1। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, दैट इज √3। सॉल्व करेंगे लगभग 1.7 बोहर मैग्नेटॉन आएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों होने चाहिए तभी ये निकल कर आएगा। अच्छा, सुनते रहना बेटा, सुनते रहना। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पोरवाल ट्रिक समझ में आएगी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं म्यूएस की वैल्यू 3 कुछ लगा दो तो म्यूएस की वैल्यू आ जाती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 तो म्यूएस की वैल्यू आ गई 2 कुछ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 तो म्यूएस की वैल्यू आ गई 1 कुछ। हां, ये पोरवाल ट्रिक है, ये किताबी फार्मूला हो गया। अगर डायरेक्ट बताना हो तो डायरेक्ट बताइए n कुछ, दैट्स इट। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर होगा, गारंटी है 5 कुछ।
अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर होगा 4 पॉइंट कुछ। तो मैं इस प्रकार से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर अंडर रूट में आंसर पूछा जाए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल क्या करिए, अगर डायरेक्ट लास्ट आंसर पूछा जाए तो n पॉइंट कुछ लगा दिया करिए। ओके बच्चों, मैंने अब चलिए इसका उल्टा करते हैं। मैंने बोला कि मैग्नेटिक मूवमेंट है 2.75, तो बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। दशमलव के पहले जो लिखा होता है वो n के नंबर को डिनोट करता है। मैंने बोला मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.75, बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑफ कोर्स 3 होंगे, राइट। तो आई होप आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी समझ में आया, उसकी यूनिट समझ में आई, किताबी फार्मूला समझ में आया, और कैसे शॉर्टकट में करते हैं वो भी समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए बच्चों। तो मैं आपको एक SW दे रहा हूं, जब भी आप इसको देखें मुझे व्हाट्सएप करेगा। कैलकुलेट म्यूएस फॉर V+3 Cu+1 और Fe+2, एटॉमिक नंबर 23, 29, 26। आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा 8005386809। क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे अबव के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6। फिर लास्ट वाले का खोल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों को भरिएगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो म्यूएस की वैल्यू आएगी n पॉइंट कुछ, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो म्यूएस की वैल्यू आएगी 0। बात क्लियर है बच्चों? तो ये 3 क्वेश्चन आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, और अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3 जो क्वांटम नंबर पर होगा। शुरू करने से पहले मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आज की क्लास काफी लेंथी क्लास थी, काफी कुछ मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आपने इसको एंजॉय किया। तो बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कीमोटॉनिक्स में क्वांटम नंबर। ओके, थैंक यू।